বন্ধুরা, আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে পৃথিবীর মধ্যে যাদের কাছে সবথেকে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা আছে, যার নাম হচ্ছে মোসাদ, যার কার্যকলাপ শুনলে আপনিও চমকে যাবেন, যার ভয়ে আতঙ্কবাদীরা পালিয়ে বেড়ায়, সে কেন আগে থেকে জানতে পারলো না যে তার দেশের উপর হামলা হতে চলেছে? বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা অঙ্কিত শেয়ারের ভিডিও। এই ভিডিওটা আপনি যদি পুরোটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কেন ইসরায়েল আগে থেকে জানতে পারলো না যে তাদের উপর হামলা হতে চলেছে। চলুন তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা দেখা যাক। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी में थोड़ा सा मैप को जानते हैं और मैप को जानते जानते ये समझते हैं कि अल्टीमेटली फेलियर्स के कारण क्या बने। सब आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है इजराइल, और इजराइल से पहले की तरफ आपको यहां पर दिखाई दे रही है गाजा पट्टी। अब तक तो आपको इतनी बार मैंने ये मैप डिस्कस कर दिया है कि आपको अब ये मैप भी अच्छे से समझ में आने लग गया होगा कि कहां पर ये सारा की सारा द्वंद्व चल रहा है। अच्छा, गाजा पट्टी से यहां पर अटैक हो रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली अपनी जान से हाथ खोए बैठे हैं। कौन से तरीके अपनाए गए आप विचार कीजिए, मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा युद्ध का अपडेट जान लीजिए। अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि साथियों, जानकारी निकलकर आई कि हमास इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आया था कि इजरायली जब अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके म्यूजिक कंसर्ट पर आकर के आतंकियों ने हमला किया बड़ी तरह से इजराइल की तरफ से। हालांकि बदले की कार्रवाई में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को अभी गाजा बॉर्डर पर भेज दिया गया है, लेकिन हमला बहुत ही जबरदस्त था। इस जबरदस्त हमले में लंबे समय से बनी हुई तैनाती जो कि इजराइल के सैनिकों की थी, उन्हें भी भनक नहीं लगी कि हमास कब से इस हमले की तैयारी कर रहा था। हमास ने हमला जिस तरह से प्लान किया उसका अंदाजा ये उड़ते हुए, ये खंडर हुए बिल्डिंग और इमारतें दे रहे हैं। हालांकि इजराइल के द्वारा अपने द्वारा एयर अटैक करके जो अभी हमास का हाल खराब किया गया है, इस हमले को देखकर आपको समझ में आ सकता है कि इजराइल की प्रतिक्रिया कितनी खास रही होगी। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर लेकर इजराइल के अंदर हमास के लड़ाके घुस गए। इसी बीच में आपको दुनिया भर के अगर मैप को थोड़ा सा बता दिया जाए तो समझिएगा कि अमेरिका भी इस जगह को लेकर चिंतित है, क्योंकि अमेरिका अरब वर्ल्ड में अपना कोई ठिकाना मानता है तो इजराइल है। ऐसी स्थिति में अमेरिका वाया अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी यहां पर अपनी मदद भेजना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि वो इजराइल के साथ हैं और इजराइल की मदद के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं। दुनिया भर के भी कई लोग इजराइल के इस हमले में मारे गए हैं, जो कि हमास का हमला था, इजराइल में मारे गए हैं। पता चल रहा है कि नेपाल के 10, अमेरिका के 4, थाईलैंड के 12 और यूक्रेन के 2 नागरिक इजराइल में अब तक मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 28 विदेशी नागरिकों की जान जा चुकी है। इजराइल में 18,000 भारतीय हैं। फिलहाल की प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी सुरक्षित हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। यानी कि हमास का यह हमला उन क्षेत्रों में ज्यादा रहा जहां पर विदेशी नागरिकों को या तो बंधक बनाया गया या उनका कत्लेआम कर दिया गया। यानी कि यह हमला बहुत सुनियोजित है और बहुत तरीके से सोच समझकर यह हमला किया गया है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि केरला की एक नर्स हमास के अटैक के अंदर इजराइल के अंदर घायल हुई है। दुनिया की प्रतिक्रिया में यूरोपियन यूनियन के द्वारा पैलेस्टाइन को दी जा रही मदद रोक दी गई है। साथ में इजराइल ने गाजा पट्टी को भेजे जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तेल, बिजली सब बंद कर दिया है कि गाजा पट्टी अब अपना अल्टीमेट अंजाम भुगतेगी। अरब लीग के द्वारा कहा गया है कि यदि इजराइल अपनी पोजीशन नहीं बदलता तो यह वॉर आखिरी वॉर नहीं होगा। इस तरह के सारे अपडेट्स के बीच में एक जानकारी निकल कर आती है कि इंडिया के लोग वहां पर बड़ा काम कर रहे हैं। अदानी वहां पर हाइफा पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा भविष्य में भारत और इजराइल के रिश्तों पर? क्या असर पड़ेगा भारत के व्यापारिक हितों पर जो कि इस समय हाइफा में है? इसे जानने के लिए हम एक अलग से सेशन अभी 2 घंटे बाद और कर रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे आईमैक पर क्या असर पड़ रहा है। इंडिया के द्वारा जो इजराइल होकर जो रूट बन रहा है, वो इंडिया के दुश्मन कैसे खुश हो रहे हैं, दुनिया भर में किस तरह से भारत को नुकसान के बारे में कैलकुलेट किया जा रहा है, बाजार को क्या नुकसान हो रहा है, हम करने वाले हैं थोड़ी देर में सेशन। लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि चर्चा में मोसाद है, आतंकी हमला है, तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, बहुत सारे लोग एक ही सवाल कि आफ्टर ऑल मोसाद फेल कहां हुई, लोग हमें हिदायत देने लगे हैं इंडिया को कि भैया आप लोग भी सचेत रहिए, दुनिया की सेकंड बेस्ट एस्पियोनाज एजेंसी फेल मारी है, इंडिया भी सतर्क रहे, ऐसी चीजों से बचकर रहे। फिलहाल के लिए जिन्हें मोसाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, बढ़िया है, हल्की ब्रीफ इंट्रो में दे देता हूं। लगभग 7,000 का स्टाफ मोसाद में काम करता है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सब सेकंड, मतलब कह सकते हैं उसको जबरदस्त में से जो काउंट की जा सके,
CIA के बाद में यह एजेंसी है और इसके द्वारा दुनिया भर में बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इंटेलिजेंस कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर, रिसर्च को लेकर के अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जो कि अलग अलग प्रकार से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। पहला रीजन जिसने कि दुनिया को चौंकाया कि अल्टीमेटली मोसाद फेल मरी, पहला रीजन था साथियों, मोसाद ने यह अटैक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया। कोऑर्डिनेटेड तरीके का मतलब था कि मोसाद का अटैक सोचा समझा अटैक था और इस तरह से अटैक था कि उन्होंने इजराइल की ताकत का अध्ययन बहुत अच्छे से किया था। अब वो पूछेंगे वो कैसे? असल में कहा जाता है कि इजराइल इतना हैबिचुअल हो चुका है हिजबुल्लाह के अटैक से, हमास के अटैक से, कि उसने अब सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया है। ऑटोमेटेड का मतलब है कि उनके तरफ से गोले पड़ेंगे तो वो लोड नहीं लेते कि हाँ ठीक है हमारा आयरन डोम निमट लेगा। अब ये क्या है आयरन डोम? देखिए असल में ना इजराइल के पास में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि ये पड़ोसी है, यहां पर हमास बैठा हुआ है, यहां इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल ने अपने द्वारा यहां से कुछ सिस्टम ऐसे तैनात कर रखे हैं जो इस प्रकार से तैनात हैं कि जब भी हवा में से उड़ करके कोई भी मिसाइल आएगी इस तरफ, तो इनका यह सिस्टम एक ही बार में एक्टिवेट हो जाएगा और हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से चलाई गई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा। इस सिस्टम का नाम आयरन डोम सिस्टम है। अच्छा, ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया में उन्नत सिस्टम, सेल्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम में काउंट किया जाता है। जस्ट लाइक S-400 अमेरिका के ट्रम्प, उसकी तरह इसे बहुत जबरदस्त माना जाता है। अच्छा, अब इजराइल वाले इसकी बहुत ज्यादा तारीफें सुन सुन करके खुश थे कि हमने इतना बढ़िया बना लिया है कि हमारा देश काम करता रहता है, हमारे बॉर्डर पर खड़ा हुआ आयरन डोम अपने आप में ही सारी चीजें निमट लेता है। ठीक है, हमास अपने इस पूरे की पूरे गेम को कैलकुलेट कर रहा था। कैसे? उसने 2021 में इनके आयरन डोम का बढ़िया टेस्ट लिया। कैसे टेस्ट लिया? इसने 5 मिनट के अंदर यहां पर 150 गोले एक साथ चलाए। कितने गोले? 150 गोले एक साथ चलाए। बड़ा फिल्मी तरीके से, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा हो ना, ऐसे चल रहा था। 150 गोले एक साथ चलाए, 5 मिनट के अंदर चलाए। किसने? हमास ने। और उसने क्या देखा कि इनका डोम जब ज्यादा गोले फेंके जाते हैं तो वो सब गोलों को काउंटर नहीं कर पाता और इसकी एक्यूरेसी 90% पर आकर सिमट जाती है। 90% पर आकर सिमट जाती है, मतलब 150 में से 15 गोले तो फिर भी इजराइल पर जाकर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप सोचिएगा, बड़ा टेक्निकल तरीके से हमास ने 5 मिनट में 150 गोले चलाए, 15 जो गोले हैं वो जाकर इजराइल में पड़े। इन्होंने ये बढ़िया टेस्टिंग कर ली। फिर इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से 21 से लेकर 23 के बीच में यहां पर बढ़िया नेट प्रैक्टिस की गोले फेंकने की, कि अब हमको मिसाइल दागनी है, बढ़िया प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ दागनी है। इनका आयरन डोम 90% तक ही डिफेंस देता है, 10% भी फेल होता है तो भाई साहब सोचिए कितनी बड़ी बात है। बोले कैसे? बोले इस बार 150 नहीं, हम 5000 गोले दागेंगे। हमास ने 5000 गोले दागे, आयरन डोम डिफेंस भी दिया। अगर 10% भी इसमें से बच गया तो आप विचार करिए कि 500 गोले एक ही बार में जाकर के इजराइल पर पड़े। अब मतलब समझिए, जब 150 गोले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ तो सोचकर देखिए 500 गोले सीधे सीधे लैंड हुए जमीन पर, जिसने इजराइल में तबाही मचाई। तो पहला, इन्होंने आयरन डोम को बम्बारमेंट करके बर्बाद किया। नंबर 1 चीज तो इन्होंने इस प्रकार से खेला। किसने? हमास वालों ने। और जब इजराइल सतर्क हुआ कि हमारे ऊपर गोले गिर रहे हैं, उसी समय इन महानुभावों ने बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़ते हुए एंट्री कर ली। यानी कि हवाई हमला हुआ है, इसी बीच में इन्होंने अपने मतलब जो बुलडोजर है उससे फेंसिंग को तोड़ते हुए जमीन से एंट्री कर ली। तीसरा, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो इनके साथ में एक चीज जो है ना, मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसकी लोकेशन को समझ पाएं। देखिए, अगर आप मैप को देखें तो आप जानेंगे कि गाजा पट्टी जो है ना, यहां से पानी के माध्यम से भी यूं जाया जा सकता है इजराइल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको पहचानेंगे, गाजा पट्टी से इजराइल में आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि ये लोग यहां पर जमीन से तो फेंसिंग तोड़कर आए ही थे, गोले हवा में चल रहे थे, पानी में से ये लोग एंट्री कर रहे थे और बुलडोजर से रास्ता तोड़कर पैदल घुस रहे थे
और पैराग्लाइडर पर बैठ बैठ करके भी उड़ उड़ के जा रहे थे। जैसे कई बार आपने इंडिया में पाकिस्तान से हुआ टिड्डियों का अटैक सुना हो, जिन्हें मरने की चिंता नहीं होती, कुछ इस प्रकार से इन्होंने टिड्डी हमला किया। टिड्डियां समझते हैं ना, जो आती है कई बार फसलों को बर्बाद करने, बल्क में एक बार भीड़ बन के टूट पड़ना। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने तीनों तरफ से अटैक एक बार में मार दिया। अच्छा, इस मैप को थोड़ा सा और जान लेना। असल में इजराइल इस समय पर वेस्ट बैंक की लड़ाई लड़ रहा है। वेस्ट बैंक से मतलब क्या है, यहीं पर सारा की सारा कंसंट्रेशन हो रखा है। तो इजराइल की सारी फोर्सेस अभी मैक्सिमम इस तरफ लगी हुई हैं। उन्हें लगा कि गाजा पट्टी, इतना सा तो गाजा पट्टी, कौन आएगा हमारे ऊपर हमला करने यहां से। इनकी मैक्सिमम फोर्सेस यहां थी फिलहाल के लिए। इन्होंने इसी का लाभ उठाते हुए इस जगह को चूज कर लिया। इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा स्ट्रेटेजिकल तरीके से इन लोगों ने इस खेल को किया। अच्छा, तो पहला कारण क्या निकल करके आया, हमला बड़ा कोऑर्डिनेटेड था। आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने पैराग्लाइडर से, आप देख सकते हैं कैसे जैसे चील और कौवे उड़ते हुए आते हैं ना, देखो कैसे उड़ते हुए ये पैराग्लाइडर से आतंकी जो हैं वो यहां पर उड़ करके एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए इजराइल में पैराग्लाइडर से एंट्री करते हुए आतंकी जो हवा में से गोलियां बरसाते हुए इजराइल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जैसे कौवे उड़ रहे हैं ना, ये पैराग्लाइडर से जो उड़ रहे हैं। दूसरा, आप यहां पर ये देख सकते हैं किस प्रकार से बॉर्डर को तोड़ने के लिए यहां पर एक तरह से ये जो वो है ना बुलडोजर जो है उसके माध्यम से बॉर्डर को तोड़ा जा रहा है। पैराग्लाइडर से कौओं की तरह उड़कर आए, यहां से बिल्कुल बुलडोजर से तोड़कर इन्होंने हमला किया। और तीसरा, यहां पर पानी के अंदर फेरी से बैठ करके पानी के रास्ते भी ये लोग अंदर एंट्री करते हुए चले गए। इसका मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि इन्होंने सब तरफ से एक ही बार में अटैक किया। यह पहला कारण रहा। अच्छा, लेकिन सर ये मोसाद का बड़ा फेलियर तो नहीं है, तो इजराइल के ऊपर आए संकट का कारण है। हमने कहा मोसाद का फेलियर अब धीरे धीरे इन्हीं चीजों में निकल कर आता है। वो कैसे, मोसाद को लग रहा था कि सारा की सारा खेला वेस्ट बैंक पर ही फोकस्ड है, सबका ध्यान वेस्ट बैंक पर ही था, क्योंकि 2021 में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके वजह से उनको लगा कि अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको हमने पीट पाट के शांत कर दिया है। ऐसी स्थिति में यहां पर गाजा पट्टी में उठी हुई शांति इजराइलियों को तो सुकून दे रही थी, लेकिन यहां पर गाजा पट्टी में बैठकर ये लोग अगली रणनीति बना रहे थे। अच्छा, इस रणनीति में सबसे बड़ा कारण जो रहा वो आपको जरूर जानना होगा, और वो कारण था साथियों, और ये अक्सर ध्यान रखिएगा, जब किसी भी प्रकार से किसी भी देश में सत्ता को किसी प्रकार की चुनौती मिलती है ना, तो दुश्मन बहुत खुश होता है। सत्ता को चुनौती मिल रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा एक्ट पारित किया था जिसकी वजह से जुडिशियरी की जो पावर है वो भी नेतन्याहू अपने पास ले रहे थे, या फिर यह समझिए कि जुडिशियरी के ऊपर भी वो खुद को बिठा रहे थे। ऐसा हुआ तो जनता जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी। जब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हमने सेशन किए हैं इसके ऊपर, लाखों की संख्या में सड़कों पर जनता थी नेतन्याहू के खिलाफ कि भाई नेतन्याहू लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, तानाशाही ला रहे हैं, इनको यहां से हटाना चाहिए। तो अब सोचो आप, यह घटना कितनी पुरानी है, मुश्किल से 2 महीने पुरानी है ना, 2 महीने पहले पुरानी घटना है। तो आप सोचिए कि जो दुश्मन है उसे कितनी ताकत मिली होगी जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट इजराइल में चल रहा हो, यानी जिसकी सरकार है उसके खिलाफ जनता खड़ी है। इजराइल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, 98 लाख के आसपास आबादी है इनकी आबादी में मैक्सिमम लोग इनके सिटीजन ही हैं जो कि सेना में जाते हैं, यानी मैंडेटरी सेना मिलिट्री सर्विसेज है। लोग यहाँ के जो नफ्ताली बेनेट हैं वो वापस सेना में चले गए हैं, यहाँ के पत्रकार सेना में चले जाते हैं और जाकर के पहले युद्ध लड़ते हैं, शांति काल में आकर अपना काम करते हैं। यहां पर इस प्रकार से काम चलता है। अब आप सोचकर देखो, जब ये हमले हो, मतलब जब ये दिक्कत हुई थी नेतन्याहू के खिलाफ, तब जो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे उन्होंने, बहुत से लोगों ने सेना छोड़ दी थी। हमने यहां पर आपको ये बताया भी था कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैनिक, देखो जब सरकार के खिलाफ सैनिक उतर गए तो यहां से अगेन किसको बल मिला, हमास को बल मिला कि अब इनकी सेना भी, देखो एक दिन में घटना नहीं बनती है। हमने 6 महीने पहले ही आपको यह घटना बता दी थी, 2 महीने पहले हमने बता दी थी कि लोग जो हैं वो नेतन्याहू में विश्वास नहीं रख रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र के खात्मे का, और जाकर आप सेशन देख सकते हैं, हमने बाकायदा सेशन किए हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से जनता और सैनिक नेतन्याहू के खिलाफ हुए, हमास को इससे और ताकत मिली कि अब सत्ता में तो कोई दम बचा नहीं, अब इजराइल को खत्म किया जा सकता है। अच्छा, नेतन्याहू ये काम कर क्यों रहे थे सारा,
वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इजराइल में अब फिलिस्तीनी समर्थक लोगों का भी एक समूह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि कोई भी फैसला इनका न्यायपालिका से रुके, क्योंकि न्यायपालिका का जो यहां पर काम है वो किसी भी देश में चाहे हो, वो ये चाहती है कि भाई जस्टिस डिलीवर होना चाहिए सबको, जो लाइन के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसे न्याय मिला या नहीं, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है कि ये व्यक्ति किस पक्ष में से किस तरह से बिलीव रखता है, देश के पक्ष में है, देश के खिलाफ है, कोई मतलब नहीं है, देश विरोध में भी है तो कोई बात नहीं, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के मुंह पर खड़े होकर के लोग गलत सलत बोलकर चले जाते हैं, इस तरह का। लेकिन इजराइल की कंडीशन बिल्कुल अलग है, ये इस चीज को कुचलना चाहते थे कि नहीं, न्यायपालिका का इंटरफेरेंस नहीं लूंगा। जनता इनके खिलाफ उतर गई क्योंकि अमेरिका से मोटिवेटेड जनता जो है। अब इसका फायदा हमास ने पूरा उठाया और उस पूरे फायदे में उन्होंने जनता के टूटे हुए मनोबल का फायदा उठाकर हमला किया। तीसरा कारण क्या बना? अल अक्सा मॉस्क पर जो विवाद हुआ उसने यहां पर आग में घी डालने का काम किया। अब वो कैसे? असल में अप्रैल 2023 में सारी घटनाएं सीक्वेंस दर सीक्वेंस चल रही थी। देखिए, आप मार्च में यह घटना देखते हैं, 13 मार्च को सैनिक सरकार के खिलाफ उतरते हैं। अप्रैल में घटना क्या देखते हैं कि अल अक्सा मॉस्क, जिसे जो मुस्लिम लोग हैं वो थर्ड सबसे पवित्र जगह मानते हैं आफ्टर मक्का मदीना, उस मॉस्क के ऊपर इजरायली सैनिकों के द्वारा स्टेन गन और रबड़ की गोलियां चला करके हमला किया गया था। कुछ उपद्रवी लोग छिपे हुए थे जिन्हें मारने के लिए, जिन्हें भगाने के लिए उस मॉस्क में छिपे हुए लोगों को टारगेट करके गोलियां चलाई गई थी, जिससे फिलिस्तीनी भड़क गए और अरब वर्ल्ड भड़क गया कि हमारे पवित्र स्थान पर कोई कैसे एंट्री कर सकता है और गन लेकर कैसे जा सकता है। साथ ही साथ एक और चीज थी जो अरब वर्ल्ड को इन दिनों परेशान कर रही थी, और वो क्या है आप सोचकर देखिए। हाल ही में मैंने एक चीज आपको बताई थी, और वो क्या थी कि ईरान और इजराइल तो एक दूसरे के कट्टर हैं, लेकिन ट्रंप के जमाने में यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड करके इजराइल को मान्यता दी थी। यानी वो देश बना जो मुस्लिम कंट्री था, जो पहले इजराइल को मान्यता नहीं देता था, यूएई ने मान्यता दी, इसके साथ साथ मोरक्को ने मान्यता दी। इस प्रकार से कतर के द्वारा ये सब देश धीरे धीरे अमेरिका की कोशिशों के चलते हुए झुकते हुए जा रहे थे। किसकी तरफ झुकते हुए जा रहे थे? इजराइल की तरफ। और ये किसे रास नहीं आ रहा था? जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो हमास के लोग थे, जो हिजबुल्लाह के लोग थे, जो ईरान के लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से इजराइल के समर्थन में मुस्लिम वर्ल्ड होने लगे। इसलिए तीसरा सबसे बड़ा कारण अलास्का मॉस्क को बनाया गया कि देखो ये मॉस्क तो अपनी है, इस पर हमला हुआ है तो चलो एकजुट हो जाओ। आग में घी का काम इसने किया। बोले सर इस वजह से फिर मोसाद को क्या लगा? मोसाद ये सारे सेंटिमेंट्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। मोसाद क्या कैलकुलेट करता है कि कोई एक हमला होगा, लेकिन ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी लंबे समय से चली आ रही कॉन्स्पिरेसी है जो कि एनी टाइम वहां प्रेजेंट रहती है। इसको तो ट्रिगर पॉइंट की तरह जरूरत थी, बस एक ट्रिगर हो गई है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने यहां से आता हुआ हमला देखा। इसके अलावा और क्या कारण बना? हमास को इन दिनों ईरान से बड़ा समर्थन मिला। क्यों? क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में इजराइल ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाहे यहां के परमाणु कार्यक्रम के जनक रहे वैज्ञानिक को घर बैठे मारना हो, चाहे फिर इनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके चीफ को मारना हो, इजराइल ने इसको ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ईरान इसके बदले का इंतजार कर रहा था लंबे समय से। ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि वो घुसकर अंदर से मारे, लेकिन उसके पास भीड़ है, और उस भीड़ को मोटिवेट करने के लिए उसके पास पैसा है, और उस पैसे से वो हमास को मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के लिए उसने किस तरह से वेपन पहुंचाए, उसके लिए भी अब आप रूट देखिए। देखिए इन्होंने क्या समझदारी करी। देखो, ईरान के द्वारा यहां पर इजराइल के खिलाफ गाजा पट्टी में वेपन पहुंचाए गए। तरीका क्या रखा? देखो, यहां से हमास को तेहरान से निकल करके यहां पूरे रास्ते अरब सागर से निकलते हुए और लाल सागर से होते हुए सूडान तक माल पहुंचाया गया। सूडान से माल ले जाकर के फिर इजराइल के रास्ते मिस्र के रास्ते होते हुए गाजा पट्टी में रास्ता खाना वो पहुंचाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन लोगों ने टनल्स बना रखी हैं। जैसे आप में से कईयों को यह बहुत ही प्रेडिक्टेबल लगेगा कि यार क्या इनको यह डर नहीं है क्या कि इनके ऊपर भी हमला होगा? हमास अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो क्या इनको डर नहीं है क्या? है। इन्होंने भाई साहब एक तरीका बना लिया। क्या बना लिया? कि फाइटर जेट अगर हमला करने आएगा तो वो बिल्डिंग्स को गिराएगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। बोले क्यों? इन्होंने बिल्डिंग्स की गहराइयों में टनल बना ली। और आपको मालूम होना चाहिए, कितना भी बड़ा चाहे परमाणु बम गिरा दिया जाए, कहा जाता है कि अंडरग्राउंड जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सबसे सेफ मानी जाती हैं। जमीन के नीचे अगर आप कहीं पर भी छुपकर रह रहे हैं
तो बम के लिए वो सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती है। तो आतंकियों का जो पूरा की पूरा एरिया इन दिनों ग्रो हो रहा है। जैसे तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने 20 साल तक कोशिशें की, लेकिन सारी नाकाम रही। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाकर के आतंकियों ने अपनी टनल्स बना ली, सुरंगें बना ली, वहां जाके छुप जाते, हमला किया और वहां छुप गए। अब आप हवाई जहाज से गोले चलाने आओगे, कोई नहीं मरेगा। अभी हमास ने भी वही सारी ट्रेनिंग ले ली उन्हीं आतंकियों से। क्या? इन्होंने गाजा पट्टी में गहरी गहरी सुरंगें बना ली। अभी कहा जा रहा है कि उन्हीं टनल्स में ये लोग इजराइल के जिन लोगों को बंधक बनाकर लेकर गए हैं, उन्हें भी उन्हीं टनल्स में छुपा लिया है। लगभग 150 से ज्यादा इजरायलियों का अपहरण हमास ने करके गाजा पट्टी में उन टनल्स में छुपाकर रख लिया है। अब तुम मारने भी आओगे तो तुम अपने ही लोगों को मारोगे, हमें तो नहीं मारोगे। ऊपर से जो हमला करके ये मार भी रहे हैं, आम जनता मर रही है। हमास के उग्रवादी तो छुपे बैठे हैं, आतंकी तो छुपे बैठे हैं। यह सारा खेला हो रहा है। दूसरा, इन्हें और वेपन पहुंचाने का तरीका क्या रखा? मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से, लेबनान के माध्यम से भी गाजा पट्टी में सामान पहुंचाया जा सकता था। यानी इन्हें भर भर करके सामान ईरान के द्वारा पहुंचाया गया। यह अपने आप में एक बड़ी चीज बन करके आई। अच्छा, इसका असर क्या पड़ा? इसका असर यह पड़ा कि इजराइल पर हुए हमले की वास्तविकता में मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्योंकि इजराइल को जिस तरह से माना जाता है ना कि भाई इजराइल, ऐसा सुनते ही लगता है कि वेस्ट में, मतलब भारत के पश्चिम में सबसे ताकतवर देशों में अगर कोई देश है तो छोटू सा भले क्षेत्रफल में देश हो, लेकिन पावर के आधार पर अमेरिका के बाद उसे सबसे पावरफुल देशों में काउंट किया जाता है अपनी डिफेंस के कारण। ऐसी स्थिति में खबर जैसे यह आती है कि इजराइल पर हमला हुआ, यह बिल्कुल वैसे है जिसको आप मानते हो कि यह अजेय है, लेकिन वो अगर गिरने लगे, उसके ऊपर हमला होने लगे, उसकी साख को बट्टा लगता है। साख को बट्टा लगता है, लोग डरने लगते हैं। जैसे इजराइल पर अब तक जितने भी हमले हुए हैं उसमें आपने कभी भी फॉरेनर्स के अंदर भगदड़ मचती हुई नहीं देखी होगी। पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल से विदेशी नागरिक भाग रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि हम अपने लोगों को रेस्क्यू करेंगे, यानी इजराइल पर इसे एक बड़ा हमला कंसीडर किया गया है। अब बड़ा हमला कंसीडर हुआ तो जिनके भी पैसे लगे हैं इजराइल के मार्केट में, इजराइल के शेयर मार्केट में, इजराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट में, वो लोग अपने पैसे निकालने लगेंगे, और निकालने लगेंगे तो मार्केट डाउन होने लगेगा। मार्केट डाउन होने से पता चला कि इनकी जो करेंसी है, जिसे शेकेल कहा जाता है, उसकी वैल्यू डाउन होने लगी। उसको बचाने के लिए इजराइल ने अपने फॉरेक्स में से $30 बिलियन का पैसा एक बार में रिलीज कर दिया कि मार्केट में हमारी वैल्यू डाउन नहीं होनी चाहिए। लीजिए $30 बिलियन। कितना होता है $30 बिलियन? पाकिस्तान को कर्जे से बाहर आने के लिए अगर कोई $3 बिलियन की मदद दे देना तो वो 100 परमाणु बम और बना ले, उसकी ये हालत है। मतलब वो दर दर कटोरा लेके $3 बिलियन के लिए घूमता है। सोचो, ये केवल अपनी करेंसी बचाने के लिए कि हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं गिरनी चाहिए, यानी कि एटीट्यूड इजराइल का अभी भी हाइट पर। क्या $30 बिलियन उसने पैसे की तरह यूं बहा दिया कि ठीक है, ये पकड़ो, मार्केट में डाल दो इस पैसे को, किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि इजराइल पर हमला हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इजराइल किस लेवल पर पैसे वाला देश है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। मैंने पाकिस्तान से इसीलिए कंपेयर किया। अब बात आती है इंडिया का क्या स्टैंड है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया का स्टैंड जान लो। इंडिया को इजराइल ने धन्यवाद बोला है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आप और हम हैं। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? आप सबको मालूम होगा कि अपन ने अंकित इंस्पायर इंडिया के माध्यम से इजराइल को बहुत हिम्मत भेजी है। आप कहेंगे सर क्या बातें करते हैं? आइए आज मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं नायोर गिलॉन। हमने अंकित इंस्पायर इंडिया के माध्यम से अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट आपको पता है KA अंकित नाम से है, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड के माध्यम से हमने आप सबके साथ एक मैसेज का पैगाम चलाया, आई स्टैंड विद इजराइल के नाम पर। हमने जब ये पैगाम चलाया तो वो नायोर गिलॉन तक पहुंचा, और एम्बेसडर ने आप सबको भी पसंद किया और लाइक किया। आइए मैं दिखाता हूं, और इसीलिए धन्यवाद भी बोला। किस प्रकार से, इधर देख लीजिए। ये रहा अपना ट्विटर अकाउंट। हमने आपके साथ एक ट्वीट साझा किया था कि भारत इजराइल पर हुए इस कायराना हमले के खिलाफ है। धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद का दंश भारत और इजराइल ने दशकों से झेला है। भावनात्मक रूप से करोड़ों भारतीय इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं। आप भी आई स्टैंड विद इजराइल के साथ इजराइल को भारत का एकजुटता संदेश लिखें। और हमने, आप यहां पर देख सकते हैं, नायोर गिलॉन को टैग किया था, और आप यहां पर अब देख सकते हैं हमारे इस टैग को लाइक किया गया नायोर गिलॉन के द्वारा। नायोर गिलॉन कौन है? ये रहे नायोर गिलॉन, जो कि इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर हैं। और इन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे इंडियन यूथ्स का मैसेज आया कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इजराइल अपनी लड़ाई साथ लड़ लेगा, मतलब अकेले लड़ लेगा, लेकिन आपसे मिले समर्थन के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं।
मेरे प्यारे साथियों, आज अंकित इंस्पायर इंडिया, आप और हम जो जिस प्रकार से लोगों के सामने आकर के अपनी बात रख पा रहे हैं, ये केवल आप और हमारी जो प्यार है ना अपने देश के प्रति, अपने साथियों के मित्र राष्ट्रों के प्रति, उसी का परिणाम है। तो आज देखिए, आज ये आपके लिए जो बातें आ रही हैं निकल करके, ये थैंक यू इंडिया, इजराइल ने जो थैंक यू किया है, ये आपके उसी मुहिम का परिणाम है। भविष्य में भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट पर पहुंचिए, KA अंकित के नाम से, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड के नाम से आप सर्च करिए। कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमें अंतरराष्ट्रीय एम्बेसीज के द्वारा लाइक किया गया है, बड़ी बड़ी एजेंसीज के द्वारा रिट्वीट किया गया है। आप भी वहां जाकर हमें ज्वाइन